15 फरवरी 1997, लोअर पार्क रोड, इंग्लैंड। फरवरी के हिसाब से इंग्लैंड में आज काफी गर्म दिन था। लोगों ने लंबी ठंड के बाद आज एक सनी डे देखा था। ऐसे ही एक फैमिली अपनी सैटरडे की छुट्टी को एंजॉय कर रहे थे। फैमिली में थे शॉन जेनकिंस, उसकी वाइफ लोइस जेनकिंस और उनकी बेटियां शार्लेट, एनी, एस्टर, मेयर और बिली जो थे। शॉन और उसकी वाइफ को भी छुट्टी थी और उनके बच्चों को भी उस दिन छुट्टी थी। घर की एक बेटी बिली जो जेनकिंस घर के पीछे बने पैटियो डोर्स को पेंट कर रही थी। कुछ समय बाद लोइस अपनी दो छोटी बेटियां मेयर और एस्टर के कहने पर घर के सामने एक बड़ी सी पार्क अलेक्जेंडर पार्क में चली जाती है, क्योंकि वहां पर आज अच्छा दिन था तो काफी बच्चे खेलने के लिए आए थे और उनकी दोनों बेटियां भी वहां जाकर अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलना चाहती थी। और उनकी दूसरी बेटी शार्लेट अपने म्यूजिक क्लास के लिए चली जाती है। वो वहां पर क्लैरिनेट बजाना सीख रही थी। ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब घर में बचे शॉन जेनकिंस, उनकी दो बेटियां, एक एनी और दूसरी बिली जो जेनकिंस। बिली जो तो डोर्स को पेंट कर रही थी, लेकिन जो एनी होती है वो अपने फादर की कार को धोती है। और ऐसे ही करते करते दोपहर के 2:45 हो जाते हैं। शॉन जेनकिंस अपनी बेटी एनी को कहता है कि हमें तुम्हारी बहन शार्लेट को म्यूजिक क्लास से लेने जाना है। बिली तो वहां पर पेंट कर रही थी, इसलिए वो बिली को वहां पर ही छोड़कर शार्लेट को लेने चले जाते हैं कार में उसकी म्यूजिक क्लास से लेने के लिए। जब शॉन शार्लेट को लेने के लिए पहुंच जाता है तब उसे पता चलता है कि आज उसे शार्लेट की एक फ्रेंड को उसके घर ड्रॉप करना है। तो शॉन उन दोनों को बिठाता है और पहले शार्लेट की फ्रेंड को उसके घर में ड्रॉप करता है और फिर फटाफट अपने घर के लिए वो निकल पड़ता है। घर आने के बाद शार्लेट गाड़ी से उतरती है और दूसरे फ्लोर में चली जाती है। वहां पर उसका रूम था। अपने रूम में जाकर वो क्लैरिनेट को रख देती है। उसके बाद में जब वो नीचे आती है तो शॉन उसे कहता है कि जल्दी से हमें स्टोर जाना होगा और व्हाइट स्पिरिट हमें लेनी है। वो इसीलिए क्योंकि बिली जो डोर्स को पेंट कर रही है उसने आसपास उस पेंट के छींटे काफी छोड़ दिए हैं और उन्हें साफ करने के लिए हमें व्हाइट स्पिरिट को लेना होगा। इसलिए दोपहर के करीब 3:30 बजे शार्लेट, एनी और उसका फादर शॉन जेनकिंस चले जाते हैं DIY स्टोर से व्हाइट स्पिरिट को लेने के लिए। ये सारी चीजें याद रखिए, आगे बहुत काम आने वाली है। खैर, शॉन जब गाड़ी को घर से थोड़ा सा दूरी लेकर जाता है तब उसे याद आता है कि वो अपना पर्स लाना तो भूल ही गया और बिना पैसों के वो सामान कैसे खरीद सकता है। तो वापस उसे गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़नी पड़ती है। घर आकर शार्लेट सबसे पहले गाड़ी में से उतरती है और उसका फादर कार को साइड में लगाता है। अब वहां पर शार्लेट जब घर के अंदर जाती है तब उसे म्यूजिक की आवाज आती है, क्योंकि बिली जो म्यूजिक के साथ ही पेंट कर रही थी। तो वो सोचती है कि चलो बिली जो से मिलाती हूँ और उसका फादर घर के अंदर जाता है अपने पर्स को उठाने के लिए। लेकिन जैसे ही शार्लेट बिली को देखने के लिए घर के बैक साइड में जाती है, घर में एक चीख की आवाज आती है। शॉन उस चीख को सुनकर भागकर शार्लेट के पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ। उनके सामने बिली जो जमीन पर लेटी हुई थी और उसके आसपास सिर्फ एक ही चीज थी और वो था खून ही खून। अब ये देखकर शार्लेट रोई जा रही थी। शॉन उसे कहता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस घर में आधे घंटे पहले जो हुआ वो यूके की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक बन जाएगी। It was a crime that shocked us all. Murder of Billy Joe Jenkins received huge publicity, where she claimed that you physically abused her. Yes. बिली जो कि जमीन पर लेटी हुई थी, उसका लेफ्ट फेस जमीन को टच कर रहा था। उसके हाथ में अभी भी वो पेंटिंग वाला ब्रश पकड़ा हुआ था। उसकी लेग्स बहुत अजीब तरीके से आपस में क्लोज थी, बहुत जुड़ी हुई थी। शॉन बहुत ज्यादा नर्वस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। वो अपनी दो बेटियों को एक रूम में जाकर बंद कर देता है और बाद में अपनी फैमिली फ्रेंड और नेबर को कॉल करता है, जिसका नाम था डेनिस लैंकास्टर। डेनिस आती है और उस पूरी सिचुएशन को देखती है। वो सब देखने के बाद वो बिली जो को टच भी नहीं करना चाहती थी। वो शॉन से पूछती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। शॉन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वो कहती है कि एम्बुलेंस कब तक आ जाएगी। वो कहता है कि मैंने तो अभी तक फोन भी नहीं किया। उसके बाद शॉन 999 पर कॉल करता है और एम्बुलेंस को वहां पर बुलाता है। 48 Lower Park Road. Lower Park Road. Lower Park Road, Hastings, and it is an emergency. And what's happened there?
I don't know. My daughter's fallen, or she's got head injuries. There's blood everywhere. Well, she's banged her head and bleeding from the head. Yes, well, I don't know. There's blood everywhere on her head. She's lying on the floor. And can I take your name, sir? Sean Jenkins. फटाफट एम्बुलेंस और पुलिस भी आ जाती है। दूसरी तरफ लोइस, जो कि अपनी 2 बेटियों के साथ पार्क में थी, वो सोचती है कि ऐसा करती हूँ, शॉन को फोन करती हूँ और बाकी जो 3 बेटियां हैं वो भी पार्क में आ जाएगी और खेल लेंगी और पूरा परिवार एक छोटी सी पिकनिक मना लेगा। वो घर पर कॉल करती है, फोन शॉन उठाता है। लोइस के कुछ कहने से पहले शॉन कहता है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, बिली के साथ पता नहीं क्या हो गया। ये सुनते ही फटाफट लोइस जब घर आती है, घर के बाहर हर तरफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस की गाड़ियां और पैरामेडिक्स के लोग थे। इसके बाद में लोइस घर में खड़े एक पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ। वो लोइस को घर के बैक साइड में ले जाता है जहां पर एम्बुलेंस बिली जो को ले जा रही थी, लेकिन वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे थे बल्कि पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। 13 साल की बिली जो इस दुनिया से चली गई थी। आयरन टेंट पैक को मार मार कर बिली जो का मर्डर किया गया था। लोइस, उसके बच्चे और आसपास के जितने भी रिलेटिव थे सभी रो रहे थे और सोच रहे थे कि ये सब कुछ क्या हो गया। लेकिन इससे भी जो बड़ा सवाल था, जो कि पुलिस के सामने था, कि ये सब कुछ किया किसने। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पुलिस क्राइम सीन से जितने हो सके एविडेंस कलेक्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले परिवार वालों को पूछती है कि क्या आपको किसी पर शक है कि कोई ऐसा कर सकता है। तो फादर शॉन एक पुलिस को कहानी सुनाता है। वो कहता है कि आज से करीब 4 हफ्ते पहले की बात है। मैं रात के समय किसी काम से बाहर था और घर वापस आ रहा था। जब मैं अपने घर के बाहर वाले रोड पर ही था, तब मैं देखता हूँ कि एक आदमी जिसने काले रंग के कपड़े पहने हैं मेरे घर के बाहर खड़ा है और वो घर को देखे जा रहा है। लेकिन उस समय वो कार के हॉर्न के साउंड को सुनकर वहां से भागने लगता है। पहले मैंने सोचा कि मैं इसका पीछा करूं, लेकिन बाद में रात काफ़ी हो गई थी तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए कि पता नहीं ये आदमी कौन है, मैं फटाफट घर के अंदर चला जाता हूं। शॉन कहता है कि उस समय तो मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया, लेकिन इस घटना के 2 हफ्ते के बाद रात के समय में अपने घर के अंदर ही वॉक कर रहा था। लेकिन तभी विंडो से एक आदमी का चेहरा मुझे नजर आता है। वो मेरे घर के बैकयार्ड में ही खड़ा था और मेरी ही तरफ घूर रहा था। जब उसे पता चल गया कि मैंने उसे देख लिया है तो वो फटाफट वहां से भागने लगता है। मेरे हाथ में जो कुछ भी आया उसे मारने के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए मैंने उसे उठाया और फटाफट उसे पकड़ने के लिए भागा। लेकिन जब मैं बाहर गया, बाहर कोई भी नहीं था और उसे पकड़ने के लिए जब मैं रोड पर भी गया तो वो भी बिल्कुल खाली। अब पुलिस वाला उसे कहता है कि क्या पता कोई हो ही ना, तुम्हें ऐसे इल्यूजन हुआ हो। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे घर के बैकयार्ड का जो गेट है वो खुला हुआ था और वो ऐसे खुल नहीं सकता, हम उसे खोलकर ऐसे जा नहीं सकते। लेकिन पुलिस वाले पूछते हैं कि अगर वो घर के बाहर भाग भी गया तो बाहर एक सीधी सड़क है और वहां पर पूरी लाइट्स हैं, तो वो तुम्हें कहीं पर क्यों नहीं दिखा। तो यहाँ पर शॉन एक और चीज बताता है जो कि काफी अजीब थी। वो कहता है कि हमारे घर के ही साथ में एक घर है जहां पर कोई नहीं रहता। ऐसा सभी को लगता है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि वहां पर कोई ना कोई तो रहता है, चाहे किसी को वो पता हो या ना पता हो। लेकिन वहां पर मैंने ऐसा फील किया है कि अंदर कोई है, किसी के चलने की आवाज आई और सिर्फ मैं ही नहीं हूं जिसे ऐसा लगता है कि वहां पर कोई रहता है। आप 2-4 और लोग हैं यहाँ पर, उन्हें भी पूछ सकते हैं कि वो घर पूरी तरह खाली तो नहीं है। फिर पुलिस लोइस से पूछती है कि आपको किसी पर शक है। तो वो पुलिस को एक चीज बताती है कि आज से करीब 2 साल पहले मुझे बिली ने एक चीज बताई कि जब वो घर के बाहर जाती है या कहीं से अकेली आ रही होती है, तब कई बार उसे एक आदमी रोड पर दिखाई देता है जो कि हमेशा उसे घूरता रहता है। वो ऐसा क्यों करता है ये तो उसे नहीं पता था, लेकिन वो बहुत अजीब आदमी है। ये सुनने के बाद लोइस ने बिली को कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो, लोग ऐसे ही घूरते रहते हैं। लेकिन लोइस कहती है कि मुझे डर तो उस दिन लगने लगा जब एक दिन मैं घर में अकेली थी। तभी हमारे घर के फोन पर कोई कॉल करता है। मैं फोन को उठाती हूँ लेकिन आगे से कोई बोलता नहीं। उसके बाद में हमारे घर की कोई बेल बजाता है, लेकिन जब मैं बाहर जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ तो वहाँ पर कोई नहीं होता। और जब मैं वापस अंदर आती हूँ तो फिर से कोई कॉल करता है और फ़ोन उठाने पर फिर से कोई नहीं बोलता। पुलिस वाले कहते हैं कि इतना सब कुछ अगर आपके साथ हो रहा था तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की। वो कहते हैं कि नहीं, हमने कंप्लेंट भी की
और स्कूल वालों ने भी कंप्लेंट की थी बिली के बिहाफ पर पुलिस को। पुलिस चेक करती है, उन्हें रिपोर्ट मिल जाती है। इसके बाद में पुलिस डेनिस लैनकेस्टर से बात करती है, क्योंकि फैमिली के अलावा बिली को देखने वाली सबसे पहली इंसान डेनिस ही थी। डेनिस बताती है कि पुलिस को जब वो घर के अंदर आई तो बिली की हालत बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल थी। उसे देखने के बाद लगभग वो ये तो जान चुकी थी कि ये लड़की अब जिंदा नहीं है। उसका सर बिल्कुल डिवाइड हो चुका था, बहुत बुरी तरीके से उसके सर पर मारा गया था। उसकी आंख बिल्कुल नीली हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत ज़ोर से पंच किया है। उसके बाद में डेनिस पुलिस को एक बात बताती है कि जब वो घर के अंदर आई तब शॉन उसे बताता है कि घर के बैकयार्ड से पीछे वाले दरवाजे से कोई अंदर आया है, क्योंकि जब वो घर से बाहर गया था तब घर का पिछला दरवाजा बंद था, लेकिन अब उस समय बिली के मरने के बाद वो खुला हुआ था। इसके बाद में डेनिस सबसे अजीब चीज बताती है कि बिली के नाक के बहुत अंदर तक एक प्लास्टिक पॉलीथीन डाला गया था। ऐसा ये सब कुछ करने वाले ने क्यों किया ये मुझे समझ नहीं आया। अब पुलिस को भी ये बात बहुत अजीब लगी। खैर, इन सभी बातों से एक चीज समझ आती है कि मर्डर तब हुआ जब शॉन अपनी बेटी शार्लेट को लेने गया था उस समय, या वो जब स्टोर में गया था उस समय। इन दोनों टाइम्स के बीच में ही हुआ है, क्योंकि इस बीच बिली जो को किसी ने नहीं देखा था। और दूसरी बात, जो किलर था वो बैकयार्ड से घर के अंदर आया और वहां पर जो टेंट बैग पड़ा हुआ था, और ये टेंट बैग इनके गैराज से ही निकाला गया था। वो किलर ने नहीं निकाला, बल्कि सुबह सुबह एनी ने उसे बाहर रख दिया था निकाल कर, और वो वहीं पर पड़ा रहा, किसी ने उसे अंदर नहीं रखा। मतलब जो मर्डर वेपन था वो किलर अपने साथ नहीं लेकर आया था, उसने घर से ही किसी चीज यानी कि उस टेंट बैग को उठाया और उसी के साथ बिली जो का मर्डर किया। अब पुलिस को इतनी चीजें तो क्लियर थी। उसके बाद में वो आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। तब एक आदमी पुलिस को एक बात बताता है कि 15 फरवरी दोपहर के 3 बजे के आसपास एक आदमी उसके पास आता है और उसने अपना नाम मिस्टर बी बताया और वो कहता है कि मुझे एक घर चाहिए। वो थोड़ा सा मोटा आदमी, उसकी एज करीब 40 से 50 के बीच बीच रही होगी, और वो एक वाइट मैन था। लेकिन एक अजीब चीज़ ये थी कि वो थोड़ा सा मेंटली इल था, या यूँ कहें कि उसने कोई नशा कर रखा था, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो यही है कि वो एक पागल आदमी था। खैर, वो मेरे से बार बार अकोमोडेशन का पूछ रहा था, तो मैंने उसे कहा कि टाउन सेंटर में तुम्हें घर रहने लायक मिल जाएगा, तुम वहाँ चले जाओ। और जो टाउन सेंटर जाने का रास्ता है वो लोअर पार्क रोड से होते हुए ही जाता है, और लोअर पार्क रोड में घर है बिली जो जेनकिंस का। तो इस समय पुलिस मिस्टर बी को ढूंढने लग जाती है, और बिली ने जिस आदमी की बात की थी कि जो मेरा पीछा करता रहता है और मैंने उसे कई बार देखा, वो भी कुछ ऐसा ही दिखता था जैसा उसने बताया था। तो खैर, पुलिस को मिस्टर बी तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट के आते ही पुलिस एक आदमी को अरेस्ट करती है और कहती है कि उन्होंने लगभग इस केस को सॉल्व कर ही लिया है। और जिस आदमी को वो अरेस्ट करती है उसका नाम था शॉन जेनकिंस, यानी कि बिली जो का फादर। ये सब कुछ क्यों हुआ और पुलिस ने उसे अरेस्ट क्यों किया, इसे जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1982। एक चैरिटी इवेंट चल रहा था जहां पर एक टीचर जिसका नाम शॉन जेनकिंस था, उसकी मुलाकात लोइस नाम की एक लड़की से होती है। दोनों वहां पर कुछ समय बातचीत करते हैं। दोनों को एक दूसरे से बात करना थोड़ा अच्छा लगता है, तो फिर वो बाद में मिलने का प्लान बनाते हैं। जब वो 1-2 बार मिलते हैं, उन्हें एक चीज का पता चल जाता है कि शायद वो एक दूसरे के लिए बने हैं। दोनों एक दूसरे के लिए श्योर हो जाते हैं और फिर उसी साल दिसंबर में वो शादी कर लेते हैं। शादी के करीब 3 साल बाद 1985 में उनकी पहली बेटी को वो जन्म देते हैं, जिसका नाम था एनी। फिर 1986 में शार्लेट, 1988 में मीर और 1989 में वो एस्टर को जन्म देते हैं। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बेटी तो बिली जो जेनकिंस थी, जो कि 13 साल की थी। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि बिली जो इनकी बेटी थी ही नहीं। 29 मार्च 1983 डेब्रा और बिल एक हस्बैंड वाइफ थे।
उनके घर एक बेटी जन्म लेती है। उसका नाम वो रखते हैं बिली जो जेनकिंस। जो बिल था वो कई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, मतलब वो नशा वगैरह बेचता था। इस वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। वो जेल चला जाता है और जो डेब्रा थी उसकी माँ, शी वॉज अनेबल टू टेक केयर ऑफ हर डॉटर, सो शी डिसाइडेड टू पुट हर इन द फॉस्टर फैमिली। देखिए फॉस्टर फैमिली का मतलब क्या होता है। फॉस्टर और अडॉप्शन में लगभग सिमिलरिटीज हैं, लेकिन अडॉप्शन में क्या होता है कि जो बच्चा हमेशा के लिए आपका हो जाता है, लेकिन फॉस्टर में बच्चा कुछ सर्टन एज तक आपके साथ रहता है, इसलिए ये अडॉप्शन से डिफरेंट है। तो जो डेब्रा थी वो एक फॉस्टर फैमिली को ढूंढ रही थी, तो यहाँ पर उसे एक फैमिली मिलती है, जेनकिंस फैमिली। सो दूसरी तरफ लोइस और शॉन बिली जो के फॉस्टर पेरेंट्स बनने के लिए एग्री कर जाते हैं और कोइंसिडेंटली इनके जो सरनेम थे दोनों के सेम थे। बिली का भी ऑलरेडी जेनकिंस था और शॉन और लोइस का भी जेनकिंस था। खैर अब आते हैं प्रेजेंट में। पुलिस को एक आदमी का कॉल आता है। वो बताता है कि जिस मिस्टर बी को आप ढूंढ रहे हैं उसका पता चल चुका है। पुलिस वाले फटाफट जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। पुलिस को वो मिल भी जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं वो डिसएग्री करता है और बाद में जब पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाने की कोशिश करते हैं वो एक पुलिस वाले का गला घोटने की भी कोशिश करता है। जैसे तैसे कर दूसरे पुलिस वाले उसे दूर करते हैं। यहाँ पर मिस्टर बी भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में वो पकड़ा ही जाता है। पुलिस उसे ले जाती है, पूछताछ शुरू होती है। जब पुलिस उससे पूछती है कि क्या वो बिली जो को जानता है, तो वो हंसता रहता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पुलिस उसे क्या पूछ रही है। उसके बाद में पुलिस वाले उसे अकेला छोड़कर, जब वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, छोड़कर जेल के ही अंदर खुद बाहर आ जाते हैं। जब कुछ समय के बाद पुलिस वाले फिर अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस आदमी ने, मिस्टर बी ने, अपने नाक में पास में ही पड़े एक प्लास्टिक पॉलीथीन को डाल लिया था। जब पुलिस वाले ने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स नहीं जाते। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब बिली की बॉडी मिली उसके नाक में से भी ये प्लास्टिक का पॉलीथीन मिला था और दूसरा उसके इनर वेयर में भी मिला था। हालांकि पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असॉल्ट की बात सामने नहीं आई थी। दूसरी तरफ शॉन का लॉयर पुलिस से पूछता है कि आप लोगों ने शॉन को अरेस्ट क्यों कर रखा है, किस बेस पर आपने शॉन को अरेस्ट किया। तो वो बताते हैं कि जो कपड़े शॉन ने पहने थे उस दिन, उन कपड़ों के ऊपर 158 ब्लड स्टेन्स पाए गए। हालांकि बिली को देखने वाला पहला अडल्ट वही था, तो शायद बिली को उठाने साइड करने में उसके बॉडी के ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर खून लग गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। शॉन के कपड़ों पर जो ब्लड स्टेन्स थे वो इतने माइनर थे कि वो इम्पैक्ट के समय उसके साथ खड़े होने की वजह से ही आ सकते हैं। मतलब कि जब वो स्टैंड पैक का इम्पैक्ट बिली के सर से हुआ और जब वो खून उसके सर से बाहर आया और ब्लड उसके कपड़ों पर वो लगा, उसके ही वजह से वो 158 ब्लड स्टेन्स इतने माइनर आ सकते हैं। इसके बाद में एक लड़की पुलिस के पास आती है, उसका नाम होता है होली और ये बिली जो जेनकिंस की बेस्ट फ्रेंड थी। ये उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी और एक दूसरे के घर इनका आना जाना रहता था। यहाँ पर ये पुलिस को बताती है कि कई बार जब बिली स्कूल में आती थी तो उसकी बॉडी पर अजीब तरीके के निशान होते थे और जब उससे पूछा जाता है कि ये कैसे निशान है तुम्हारी बॉडी पर, तो वो वैसे तो इसके बारे में बताती नहीं थी, लेकिन वो अपनी कॉपीज पर कई बार आई हेट माई डैड शॉन ये लिखती रहती थी। और 15 फरवरी के दिन भी जब बिली का मर्डर हुआ, उससे पहले मैंने कहा था कि जब तुम पेंट करोगे अपने पैटियो डोर्स को तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगी। बिली मान भी जाती है, लेकिन शॉन मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, बिली अपने जो बायोलॉजिकल उसका फादर था उससे मिलने जा रही है और तुम ना आओ यही बेहतर होगा। बाद में एक और लेडी पुलिस के पास आती है और कहती है कि शॉन अपने एंगर पर काबू नहीं रख सकता। इसका नाम था लोइस, यानी कि उसकी वाइफ। लोइस पुलिस को बताती है कि जब हमारी शादी होने वाली थी उससे 10 दिन पहले मेरा शॉन के साथ किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाता है और गुस्से में आकर शॉन मुझे पीटने लगता है। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था कि शॉन ने ऐसा किया हो और मेरे पास उस समय ये ऑप्शन था कि मैं इसके साथ शादी ना करूं, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं। लेकिन जब शादी हुई सब कुछ अच्छा चला। ऐसा नहीं कि शॉन एक खराब इंसान है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे उसकी बहुत अजीब लगती है कि अचानक से उसे कई बार गुस्सा आता है, फिर वो गुस्से में कुछ बोलता नहीं है, बस वो कर देता है जो करना है और फिर से वो नॉर्मल हो जाता है। और अक्सर जब भी बच्चे घर में छोटी सी गलती कर देते तो शॉन उन्हें स्लीपर से पीटता
और हमेशा एक स्टिक अपने पास रखता और उसी से उन्हें समझाता। अगर वो नहीं मानते तो बहुत ज़्यादा मारता। The allegations that Lois has made are not true. Allegations of physical abuse not true. Are just simply not true. दूसरी तरफ जो मिस्टर बी था वो उस समय मर्डर के टाइम पर 3 से 5 बजे के बीच किसी और लोकेशन पर पाया जाता है, जो कि बिली जो के घर से करीब 15-20 किलोमीटर दूर थी। यानी कि वो मर्डर के टाइम बिली के घर के आसपास भी नहीं था, क्योंकि जहां वो गया था, जिसके पास वो गया था, पूरे प्रूफ पुलिस को मिल जाते हैं। मतलब कि उसका इस केस में कोई लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ केस के ट्रायल्स शुरू होते हैं। मेन सस्पेक्ट था शॉन, लेकिन शॉन कोर्ट में जाकर एक ऐसी बात बोल देता है जो कि इस केस को पूरा पलट ही देती है। वो कहता है कि उस दिन जब मैं स्टोर से वापस घर आया और जब मैंने बिली की बॉडी को देखा, तब वहां पर हमारे अलावा घर में कोई और भी था। जब बाद में पुलिस घर में आई, पैरामेडिक्स की टीम घर में आई, तब वो आदमी डाइनिंग रूम से बाहर आया। मैंने उससे बात भी की। उसके शूज बिल्कुल पॉलिश थे। उसने एक नेवी शर्ट पहनी हुई थी। मुझे लगा कि ये कोई ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर या पैरामेडिक्स एम्बुलेंस वालों के साथ है। वो इतना वेल ड्रेस था। लेकिन जब वो मेरे से बात कर बाहर गया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये आदमी पहले से ही घर में था, क्योंकि जिस रूम से ये बाहर आ रहा था वहाँ पर भला पुलिस वाला क्यों जाएगा। और दूसरी बात, वो मुझे कहकर गया कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन कोर्ट के फैसले और बाकी चीज़ें जानने से पहले ज़रा हम देखते हैं कि ये सब कुछ किया किसने। देखिए, दोपहर के समय 3 बजे के आसपास घर में 3 लोग थे। एक थी बिली, एक थी एनी और एक था फादर शॉन। बिली थी घर के पीछे, एनी घर के आगे, और एनी घर के पीछे नहीं गई। उसने बिली को आखिरी बार कब देखा? जब वो लगभग 1 बजे के आसपास उसे मिली होगी। और उसके बाद जब वो म्यूजिक क्लास से अपनी बहन शार्लेट को अपने फादर शॉन के साथ लेने गई, उस समय वो बिली के पास नहीं गई। उसने बिली को पहले का ही देखा था। मतलब कि उस समय भी बिली जिंदा थी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। वो फादर के साथ चली जाती है। उसके बाद में वो वापस घर आते हैं। जब वो घर आते हैं, जो शार्लेट थी, घर आकर भी शार्लेट ने बिली को नहीं देखा था। वो सीधा ऊपर गई और वापस नीचे आ जाती है। नीचे फादर शॉन कहता है कि चलते हैं DIY स्टोर, क्या लेने? वाइट स्पिरिट लेने। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि घर के अंदर ऑलरेडी वाइट स्पिरिट पड़ी हुई थी। चलो हम ये कह देते हैं कि मान लो शॉन को पता नहीं थी और कहाँ वो गैराज में उस वाइट स्पिरिट को ढूंढे, चलो नहीं ले आते हैं, ठीक है। वो चले जाते हैं। लेकिन उनके घर के बाहर जो अलेक्जेंडर पार्क थे, उस पार्क को घूमकर उन्हें सीधा रोड पर जाना था एक स्टोर पर ये लेने के लिए। लेकिन शॉन उस समय उस पार्क के 2 राउंड लगाता है। ऐसा उसने क्यों किया, ये किसी को नहीं पता। जब शॉन से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उनकी बेटियां आपस में उस समय लड़ रही थी, तो मैंने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे, मैं इनको घर उतार दूं। लेकिन बाद में वो दोनों शांत हो गए, तो मैंने सोचा चलो बाहर निकले ही हैं तो जिस काम को आए हैं वो ही पूरा कर जाएं। तो वो उस पार्क के 2 राउंड लगाने के बाद चला जाता है स्टोर की तरफ। जब वो स्टोर को जाने के रास्ते में ही था, तब वहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास तो पैसे वगैरह नहीं है, तो वापस घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो सबसे पहले शार्लेट देखती है बिली को, उसके बाद में वो जाता है। लेकिन जब वो बिली को देखता है, उसके बाद में वो सीधा कहाँ जाता है? उसके बाद में अपनी बेटियों को रूम में छोड़ने के बाद वो जाता है अपनी कार के पास। शॉन अपने कार, जो कि उसकी कन्वर्टेबल थी, उसकी जो छत थी, उसे बंद करता है। ऐसा उसने क्यों किया, इसका जवाब शॉन के पास नहीं था, पुलिस वालों के पास था। वो क्या था, अभी आगे बताते हैं। खैर, इसके बाद शॉन वापस बिली के पास जाता है जहाँ बिली की बॉडी पड़ी हुई थी। जब वो वहां पर खड़ा ही था, तभी वहां पर डोरबेल बजती है उसके घर की। वो बाहर दरवाजा खोलने जाता है। बाहर एक आदमी खड़ा था जो कि उसका एक फ्रेंड ही था। वो उससे बातचीत करता है। 1-2 मिनट की बात के बाद वो फ्रेंड भी चला जाता है। शॉन वापस अंदर आ जाता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि अंदर ये सब कुछ हुआ है। बोला आदमी इस समय कैसे शांत रह सकता है? इट इज वेरी शॉकिंग। खैर, इसके बाद डेनिस लैंकेस्टर आती है और बाकी चीजें आप सभी जानते हैं। अब पुलिस के मुताबिक क्या हुआ था? पुलिस के मुताबिक शॉन जब अपनी बेटी शार्लेट को म्यूजिक क्लास से लेने गया था, उसके पहले ही उसने बिली का मर्डर कर दिया था। उसने उस टेंट पैक को 5 बार बिली के सर पर मारा और जिससे बिली मर गई।
वहां पर बिली को मारने के बाद वो एनी को लेकर चला गया म्यूजिक क्लास से अपनी बेटी को लेने के लिए। वहां से जब वो वापस आया उसे लगा कि उसे थोड़ा सा टाइम तो बाहर रहना पड़ेगा ताकि उसे बहाना तो मिल जाए कि वो तो बाहर था। तो वो क्या करता है, अपनी दोनों बेटियों को साथ लेता है और वो चला जाता है DIY स्टोर से वाइट स्पिरिट लेने के लिए। कुछ लेने नहीं गया था वो वापस उस पार्क के 2 चक्कर लगाता है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करता है और वापस से घर आ जाता है। और वो घर आकर अपने उस कन्वर्टेबल कार की छत को क्यों बंद करता है, इसका कारण एक था कि उसके हाथ पर पहले से ही खून लगा हुआ था और जब बाद में उसकी गाड़ी की चेकिंग होगी तब वहां पर पुलिस को खून मिल जाएगा। तो पुलिस वाले पूछेंगे यहाँ पर खून कैसे आया, तब वो बता देगा कि जब उसने बिली की बॉडी को देखा उसके बाद में उसने अपनी कार की इस छत को बंद किया। तो इस तरीके से उसका ये भी प्लान था पुलिस के मुताबिक। लेकिन फिर मान लो कि शॉन ने ये सब कुछ नहीं किया, तो फिर ये किसने किया? मतलब कि मर्डर उस समय हुआ जब शॉन अपनी बेटी को लेने के लिए म्यूजिक क्लास में गया था। वहां पर पीछे से बैकयार्ड में कोई अंदर आया, टेंट पैक को उठाया, बिली के सर पर मारा और बिली का मर्डर कर दिया। उसके बाद में वो वहां से चला गया। करीब 20, 25 या 30 मिनट के आसपास उसके पास समय रहा होगा। लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि शॉन, जो कि बिली का फादर है, मतलब शॉन तो छोड़िए, घर में जितने भी लोग हैं, 5-6 जितने भी लोग, उसे कैसे पता कि इस समय कोई भी नहीं है? ऐसा इसीलिए हो सकता है जो कि शॉन ने पुलिस को बताया था कि हमारे घर के साथ में एक घर है जो कि खाली पड़ा हुआ है, शायद उसमें कोई रहता है और शायद वहां से कोई नजर रख रहा था बिली के ऊपर और उसका सिर्फ एक मकसद था कि बिली को मारना। लेकिन ऐसा होने की संभावना थोड़ी सी कम है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि ये सब कुछ शॉन ने किया, क्योंकि उसकी एक हिस्ट्री भी रही है कि वो गुस्से में कर सकता है कुछ भी चीजें। लेकिन इसके पीछे मोटिव क्या है? इसके पीछे कोई मोटिव नहीं है। ये जो सब कुछ हुआ, मान लो शॉन ने ये सब कुछ किया, ये सिर्फ और सिर्फ गुस्से में हुआ है। इसके पीछे देयर इज नो मोटिव। मान लो उन्हें बिली को नहीं रखना, तो वो क्या करते? बिली की मदर को कह देते, और वैसे भी ये एक फॉस्टर फैमिली थी। लेकिन इसके पीछे बिली को मार देना इज नॉट अ लॉजिकल आंसर। मेन जो हो सकता है वो यही हो सकता है कि ये सब कुछ एक एंगर में हुआ, इसका कोई मोटिव नहीं था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर इस फैमिली को पता था कि कोई इनके ऊपर नजर रख रहा है, कोई बिली को रास्ते में रोकता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, और कई बार इनके घर में रात के समय में कोई आया भी है, तो ये भला अपनी एक बच्ची 13 साल की बिली को अकेले कैसे छोड़कर जा सकते हैं? और ये सारी चीजें सिर्फ एक ही बात के ऊपर इशारा करती हैं कि ये सब कुछ शॉन से हो गया। और ऐसा ही कुछ मानना था कोर्ट का भी। लेकिन शॉन ने एक बात कही कि उसके अलावा उस समय घर में कोई और भी था। इसका मतलब कि जिसने भी बिली को मारा वो घर के अंदर छुप गया। बाद में जब सभी लोग आए तो उसने क्या किया, रूम से बाहर आया, ऐसे ही निकल गया। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। इसकी देखिए, यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ होगा। कोर्ट ने भी पहले शॉन को गिल्टी मान लिया मर्डर के लिए, लेकिन बाद में फिर रीट्रायल हुए, बाकी चीजें हुई, लेकिन बाद में शॉन को इनोसेंट तो नहीं, लेकिन जो उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस थे वो हटा दिए गए। अब आप सोचेंगे कि अगर मर्डर के चार्जेस नहीं है तो वो इनोसेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब शॉन ने कोर्ट के सामने अपील की कि देखिए मेरा टाइम बहुत ख़राब हुआ है कोर्ट में और मुझे जेल में भी डाला गया और मेरा कोई कसूर भी नहीं था, तो मुझे इसके लिए कुछ पैसे मिलने चाहिए, वहाँ पर कुछ रूल है, तो कोर्ट ने वो मना कर दिया कि तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम इनोसेंट हो। हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि तुम गिल्टी हो, तुम किलर हो, लेकिन तुम ये प्रूव करो कि तुम इनोसेंट हो। अब यहाँ पर शॉन इस वजह से बच गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, सिर्फ एक ही सबूत था, उसके कपड़ों पर मिले वो छोटे छोटे ब्लड स्टेन्स। खैर इसके बाद शॉन जेल से तो बाहर आ जाता है, लेकिन उसका परिवार कभी नहीं बन पाता। उसकी वाइफ लोइस अपने बच्चों के साथ, अपनी 4 बेटियों के साथ दुनिया के दूसरे कोने ऑस्ट्रेलिया में जाकर शिफ्ट हो जाती है। वहां पर जाकर वो एक नई शादी कर लेती है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन उस आधे घंटे में क्या हुआ कोई नहीं जानता। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, लेकिन जाने से पहले आप इस केस को जरूर देखिए, सेंट्रा गार्नर केस। न्यूयॉर्क की रात में कुछ ऐसा होता है जो कि पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी बन जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग 1M शो।